everyone. Hello everyone, welcome to Exam Frontier. Today we are going to discuss about the AI surveillance technology जो हाल ही में दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर में यूज की है। अभी देखो ये न्यूज में क्यों है तो सोशल मीडिया पे एक बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें जो दिल्ली पुलिस है वो एआई का यूज कर रही थी वहां पे जो भी प्रोटेस्टर्स थे उनको ट्रैक करने के लिए या उन पे नजर रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने इस टेक्नोलॉजी का यूज किया था। और उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी है और इसका वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है। तो देखो अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ये एआई टेक्नोलॉजी है क्या और क्या अभी रिसेंटली ये डेवलप हुई है या पहले से यूज हो रही है और इससे रिलेटेड क्या लॉज हैं और बाकी जो दुनिया में इससे रिलेटेड क्या लॉज हैं। इन सब चीजों के बारे में डिटेल से हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देखो ये जो टेक्नोलॉजी दिल्ली पुलिस ने यूज की है जंतर मंतर में इसके पीछे जो अथॉरिटीज हैं वो रीजन ये दे रही थी कि ये एक तरह का स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर है जो जब भी इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो वहाँ पे जो हिस्ट्री सीटर्स हैं या कुछ भी एंटी सोशल वहाँ पे डिस्ट्रक्शन ना हो इसको प्रिवेंट करने के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है। और इससे होगा क्या कि जो भी वहाँ पे रियल टाइम स्कैनिंग है या रियल टाइम मॉनिटरिंग है जो भी इस तरह की साइट्स होती हैं उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग पॉसिबल हो जाती है। और इसमें देखो कुछ लेकिन इसमें ये इस बार इसलिए इतनी ज्यादा न्यूज में क्योंकि इसमें कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है जो पहले नहीं होती थी। तो उसके बारे में यहाँ पे जानना जरूरी है। देखो इसमें जो दिल्ली पुलिस ने कुछ टेक्नोलॉजीज का यूज किया है उसमें से एक तो है इक्शिना सर्वेलेंस वैन। ये एक तरह की देखो गाड़ी है लेकिन इसमें कुछ कैमरास लगे हुए हैं जैसे 8 to 9 कैमरास इस गाड़ी में लगे हुए हैं और ये 360 डिग्री कैमरास हैं। मतलब अपने जहाँ पे भी ये वैन खड़ी होगी पूरे एरिया को कवर करेगी और इसमें लाइव रिकॉर्डिंग होती है और रियल टाइम जो वीडियो मॉनिटरिंग होती है या रियल टाइम वहाँ पे क्या चल रहा है उसका पूरा एनालिसिस होता है। अभी इस वैन की बात करें तो इसको देखो एक सीपी नाम की कंपनी है, इंडिजीनियस कंपनी है इंडिया की, उसने डेवलप किया है और इसको दिल्ली पुलिस में कब शामिल करा गया था तो ये 2023 का जो G20 समिट हुआ था उसके दौरान इस वैन को दिल्ली पुलिस के अंडर में लाया गया था। उसके बाद जो सेकंड टेक्नोलॉजी जो न्यूज़ में है वो है अंजना स्मार्ट एआई ग्लासेस। ये अंजना लेंसेस करके एक टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है ये इंडिजीनियस वेरेबल टेक्नोलॉजी है जिसमें ये जो ग्लासेस हैं इनको पहनने के बाद उसमें एआई लगा हुआ है। राइट, और वो क्या करता है जितना भी वहां पे जो भी चल रहा होगा उसको रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटरिंग करता है और इंडिविजुअल का जो फेस है उसको रिकॉग्नाइज करता है। राइट, तो एक तरह से जो एआई की फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है उसका यूज करता है इंडिविजुअल के फेस रिकॉग्निशन करने के लिए यहाँ पे। और इससे होता क्या है कि जो ये भी फीड है जो ये रिकॉर्डिंग है ये डायरेक्टली जो पुलिस का डेटाबेस है उससे मैच करने के लिए यूज करी जाती है। जैसे जो दिल्ली पुलिस होती है उस उनके पास कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें उनके बाकायदा डिटेल्स होती हैं जिसके फेस डिस्क्रिप्शन होता है। तो उससे मैच करने के लिए जो भी यहाँ पे डेटाबेस कलेक्ट करा जाएगा रियल टाइम बेसिस पे उसका यूज किया जाएगा वहां पे जो भी उनका क्रिमिनल्स का जो रिकॉर्ड है उससे मैच करने के लिए कि जो भी ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स आ गए हैं या कुछ ऐसे ऐसे जो प्रोटेस्ट में लोग हैं जिनको नहीं होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे न्यूज़ चल रही थी उसमें कुछ ऐसी पिक्चर्स भी वायरल हो रही थी और उसमें ये बताया जा रहा था कि इसमें बहुत सारे लोग जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं वो शामिल हैं। प्रोटेस्टर्स के बीच में यहाँ पे दंगे दंगे नहीं बोलेंगे उसको, जो वायलेंट वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें कहीं ना कहीं उनका भी रोल है। तो इन सब चीजों को मॉनिटरिंग करने के लिए दिल्ली पुलिस ये सारी टेक्नोलॉजीज का यूज कर रही है। अब देखो ये जो टेक्नोलॉजी है ये जो फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग, ये काम कैसे करती है। तो इसमें सबसे पहले तो है कि ये कुछ स्टेप्स में काम करती है। सबसे पहले तो ये फेस कैप्चर करती है। सपोज करो वहाँ पे जो भी कैमरा लगा है वो वहाँ पे जो भी इंडिविजुअल है उसका फेस कैप्चर करेगा रियल टाइम बेसिस पे। फिर उसकी जो डिजिटल मैपिंग होगी, डिजिटल मैपिंग का मतलब है कि जो उसका जो भी फेस है उसका एक डिजिटल टेम्पलेट तैयार करा जाएगा उसके फेशियल मेजर्स के बेसिस पे। और उसके बाद में उसका जो पुलिस के पास जो डेटाबेस होगा, जैसे हम लोगों ने देखा कि क्रिमिनल्स का उनके पास में ऑलरेडी रिकॉर्ड होता है, उस डेटाबेस से जो डिजिटल जो टेम्पलेट तैयार हुई है उसको मैच किया जाएगा। और उसके बाद में अगर सपोज करो कि किसी का मैच हो जाता है, किसी का फेस उससे जो डेटाबेस से मैच हो जाता है तो उसको फ्लैग कर दिया जाता है। अब यहाँ पे फ्लैग का क्या मतलब है, तो फ्लैग का मतलब ये नहीं है कि उसको जाके डायरेक्टली अरेस्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पे अगर कोई पर्सन फ्लैग होता है तो उसका मतलब है कि उस पे नजर ज्यादा रखी जाएगी पुलिस की तरफ से। उसको वेरीफाई किया जाता है किया जाएगा कि ये सेम पर्सन है या नहीं। और उस पे प्रॉपर उसकी चेकिंग होगी। तो ये सारे जो एक तरह से प्रिकॉशंस पुलिस लेती है कि किसी भी ऐसी जो प्रोटेस्ट साइट है वहां पे कोई भी गलत काम ना हो पाए।
अब हम लोगों ने जैसे बात करी कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होते हैं, उनसे जो रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही होती है, उसके जो वीडियोज़ होते हैं, उनसे मैचिंग होती है और उसके बेसिस पे फेस रिकॉग्निशन किया जाता है। लेकिन ये फेस रिकॉग्निशन कितने परसेंट आई मीन अगर हम लोग ये बात करें कि हमें फेस रिकॉग्निशन कितने परसेंट होगा, तो हम मान लेंगे कि इस अगर किसी का फेशियल फीचर उस जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उससे कितने परसेंट मिलेगा, तो हम ये मान लेंगे कि ये सेम पर्सन है। तो इसमें देखो एक आरटीआई फाइल करी गई थी जिसमें दिल्ली पुलिस ने बताया था कि अगर 80% जो किसी का डिजिटल टेम्पलेट है फेस का, अगर वो क्रिमिनल रिकॉर्ड से मैच करता है, तो ये माना जाता है कि ये सेम पर्सन है, राइट? और ये 80% वाला जो ये लिमिट है, ये आया कहाँ से? तो इसमें देखो अमेरिका में कुछ स्टडीज़ कंडक्ट करी गई थी और इसमें कुछ रिसर्च की गई थी। उसके बेसिस पे ये डिसाइड किया गया था कि अगर किसी पर्सन का 80% जो फेशियल रिकॉग्निशन है, वो मैच करता है, तो उसको माना जाएगा कि ये सेम पर्सन है, राइट? ओके अब इसमें अगर देखा जाए तो जो ये ऑनलाइन रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, इसमें इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो यस, इसकी लिमिटेशंस है। सपोज़ करो अगर कैमरा वहाँ पे है, लगा हुआ है एंड कैमरा का एंगल सही नहीं है, राइट? अगर सपोज़ करो वो पीछे से ले रहा है या साइड से ले रहा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, एक्यूरेसी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वहाँ पे लाइटिंग सही नहीं है, लो लाइटिंग है और अगर आपका फेशियल मूवमेंट ब्लर है, सपोज़ करो बहुत सारे लोग जो कपड़ा बाँध लेते हैं मुँह में, तो वो कहीं न कहीं ये टेक्निक होती है जो कैमरा से बचने की। तो ये सारे मास्क किसी ने मास्क पहन लिया या सपोज़ करो किसी के सडन जो फेशियल चेंजेज़ हैं, हेयर चेंजेज़ हैं, उन वो अगर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, तो पहचानने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इन सब चीज़ों से क्या होता है ना, ये एक तरह के ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से जब भी वहाँ पे डेटा मैच किया जाता है, तो वहाँ पे रिजेक्शंस के जो चांसेस हैं, वो बढ़ जाते हैं, राइट? तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ओके, अगर इसमें इससे रिलेटेड लॉ की बात की जाए कि ये जो टेक्नोलॉजी है, इसके यूज़ के लिए कोई लॉ है इंडिया में, तो ऐसे स्पेसिफिक कोई लॉ नहीं है, लेकिन डीपीटी पी एक्ट 2023 है और बायोमेट्रिक डेटा, इसके अंडर में इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे बायोमेट्रिक्स एज़ पर्सनल डेटा। तो तो जैसे बायोमेट्रिक्स होता है उसको ये जो डीपीडीपी एक्ट है ये पर्सनल डेटा के अंदर रखता है, राइट? तो अभी अगर पर्सनल डेटा की बात करी जाए तो ये सेक्शन 2 टी के अंदर डिफाइन होता है और इसमें क्या होता है कि अगर आपका कोई भी पर्सनल डेटा है तो उसको पुलिस हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकती है। और इसके साथ में जो ये डिजिटल फेशियल टेम्पलेट्स और जो ये आइडेंटिफिकेशन वाला पूरा सिस्टम है एआई के थ्रू, ये भी हमारा पर्सनल डेटा का पार्ट है। राइट? तो अगर सपोज़ करो कि दिल्ली पुलिस है या कोई भी स्टेट की पुलिस है, वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रही है, तो वो हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकती है। उसमें एक टाइम लिमिट के बाद उसको उसको डिलीट करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 17। सेक्शन 17 के अंडर जो पुलिस है उसको कुछ एग्ज़म्पशंस दी गई हैं, राइट? तो इसमें एग्ज़म्पशंस क्या हैं कि इसमें जैसे अगर सपोज़ करो कहीं पे पब्लिक ऑर्डर हार्म हो रहा है या क्राइम प्रिवेंशन करना है या नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है, तो फिर इस तरह के स्टैंडर्ड्स को बाईपास किया जा सकता है और पुलिस वहाँ पे इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकती है। लॉन्ग टाइम के लिए, ओके। उसके बाद है लैक ऑफ स्टैंड अलोन लॉ। लेकिन अगर जैसे हम लोग बात करें कि एआई से रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं है कि जो इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, तो उनमें कुछ उनके लिए कुछ पैरामीटर सेट करे या उनके जैसे उनका ऑडिट प्रोसीजर उनके लिए कुछ डिफाइन करे या कुछ मैंडेटरी डिलीशन टाइमलाइन भी इसके लिए नहीं है कि अगर सपोज़ करो जैसे ये पर्सनल डेटा के अंदर आता है, तो आपको अगर ये टाइमलाइन हो पुलिस के पास में कि इतने टाइम के बाद आपको ये डेटा डिलीट करना ही है, तो ऐसा भी कुछ पुलिस के पास में नहीं है या कोई इससे रिलेटेड कोई लॉ नहीं है। ओके। अब इसके बाद अगर देखा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है बिकॉज़ ये एक तरह से राइट टू प्राइवेसी के अंडर आएगा। तो इसमें देखो एक जजमेंट आई थी 2017 में पुट्टास्वामी जजमेंट। उसमें बताया गया था कि ये आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट है राइट टू प्राइवेसी उसके अंदर में आता है और इसके अंदर अगर इस तरह की कोई भी रिकॉर्डिंग की जा रही है या स्टेट सर्विलेंस किया जा रहा है, तो उसके लिए 3 तरह की जो कंडीशंस हैं, उसको फुलफिल करना ज़रूरी है। आई मीन कि अगर कोई भी स्टेट चाहे स्टेट पुलिस हो या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू किसी भी तरह की सर्विलेंस करी जा रही है इस तरह से, तो उसको तो वहाँ पे 3 तरह की जो कंडीशंस है उनको फुलफिल करना ज़रूरी है, राइट? उसमें सबसे पहला है लीगैलिटी। लीगैलिटी का मतलब ये है कि आप अगर सर्विलेंस कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे लीगल बेसिस देना पड़ेगा कि आप कौन-से लॉ के बेसिस पे वहाँ पे सर्विलेंस कर रहे हो। दूसरा है नेसेसिटी। लेजिटिमेट स्टेट है। सपोज़ करो वहाँ पे अगर सिक्योरिटी का इश्यू है, पब्लिक ऑर्डर का इश्यू है, कि क्या ज़रूरत क्या है अगर आप इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको स्पेसिफिक रीज़न देना पड़ेगा कि आपको क्या ज़रूरत है वहाँ पे, राइट? एंड प्रोपोर्शनैलिटी वहाँ पे ये भी एक रीज़न होना चाहिए कि आप किस लेवल तक जाके उस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं और कितने टाइम तक के लिए उसको अपने पास रखोगे, वो भी जो भी रिकॉर्डिंग है, ये सारी चीज़ें।
अब देखो, अगर इस तरह का जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है, चाहे वो एआई हो या अदर टेक्नोलॉजीज़ हो, उनका पब्लिक पे क्या इम्प्रेशन होता है या पब्लिक पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो जब भी इस तरह की बायोमेट्रिक मॉनिटरिंग करी जाती है, तो उसका इम्पैक्ट पब्लिक पे नेगेटिविटी या साइकोलॉजिकल वे में अगर देखा जाए, तो एक तरह से हिंड्रेंस का काम करता है, क्योंकि वहाँ पे पीसफुल असेंबली को ये फिर डिटरेंट करता है, और वहाँ पे जो फ्री स्पीच हो रही है, उसमें भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट डालता है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ का जब भी यूज़ करा जाना चाहिए, उनकी प्रॉपर टाइम लिमिट सेट करके सेट होनी चाहिए, और कोशिश होनी चाहिए कि हर जगह इसका यूज़ ना हो। ओके, जो एआई टेक्नोलॉजी है, जैसे सपोज़ करो ये जो फेशियल रिकॉग्निशन करती है, तो ये कैसे माना जाए कि जैसे 80% ये जो मैच करती है, वो सही कर रही है, राइट? इसमें जैसे बिकॉज़ इट इज़ अ टेक्नोलॉजी, हाँ, अगर हम लोग बात करें तो। तो इसमें कुछ बायसेस भी हो सकती हैं, एल्गोरिथम से रिलेटेड या अदर जो बायसेस होती हैं। जनरली टेक्नोलॉजीज़ में कहीं न कहीं होती है वो, राइट? तो इसमें अगर देखा जाए, तो इसमें बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ कंडक्ट करी गई हैं, और उसमें ऐसा पाया गया है कि जो वुमेन हैं या जो एल्डर्स हैं या जो रेशियल माइनॉरिटीज़ होती हैं, जैसे सपोज़ करो एग्ज़ाम्पल अमेरिका में व्हाइट और ब्लैक वहाँ पे होते हैं, तो ब्लैक के जो होते हैं उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा रेशियल कमेंट्स होते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस तरह की जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, कहीं न कहीं उनके अगेंस्ट ये बाइस हो सकता है। स्टडीज़ में ये पाया गया है। उसके बाद मास प्रोफाइलिंग जहाँ पे भी होती है, तो यहाँ पे पुलिस पे भी डिपेंड करता है कि कई बार क्या होता है कि जहाँ पे आपको टारगेटेड इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसको छोड़ के आप कभी-कभी जो पीसफुल जो वहाँ पे नॉन सस्पेक्ट सिटीजन्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पे भी आप कंटिन्यूअसली स्कैनिंग करते हो, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो ये इसकी कुछ बाइसेस हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज़ की एक तरह से ये नेगेटिव थिंग बोल सकते हैं कि होती है। ओके, अगर हम लोग मेजर जो कंट्रीज़ हैं या मेजर ऑर्गनाइज़ेशंस उनकी बात करें कि इनका इसका यूज़ कैसे होता है, तो अगर हम लोग यूरोपियन यूनियन की बात करें कि वहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का यूज़ प्रोहिबिटेड है या नहीं है, तो वहाँ पे देखो स्ट्रिक्टली बैंड है, प्रोहिबिटेड नहीं है। वहाँ पे जो बहुत जो क्रिमिनल केसेस बहुत ही ज़्यादा डेरोगेटरी जो केसेस होते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं, बट ये स्ट्रिक्टली वहाँ पे बैंड की कैटेगरी में आता है। और इसको जो अगर आप इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, तो उससे पहले आपका फंडामेंटल राइट्स का वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उसपे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इसका असेसमेंट करना ज़रूरी है। और प्लस वहाँ पे जो प्रायर जुडिशियल ऑथराइज़ेशन है, वो भी लेना ज़रूरी है, अगर आप इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट है, अगर हम लोग यूएस की बात करें, तो यूएस में भी सिटी, स्टेट लेवल पे ये बैन है, वहाँ पे आप इस तरह का यूज़ नहीं कर सकते। प्रॉपर इसके लिए जो आपको जुडिशियल परमिशन भी लेनी पड़ती है, और वहाँ पे सिटीज़ लाइक सैन फ्रांसिस्को हो गया, वहाँ पे तो ये कंप्लीट बैन है वहाँ पे, राइट? तो क्योंकि वहाँ पे देखो जो स्टेट्स होते हैं उनके अपने लॉज़ होते हैं, कोई इस वज़ह से कुछ वहाँ पे सिटीज़ हैं उन्होंने कंप्लीटली इसको बैन करके रखा है। उसके बाद में इंडिया की अगर बात करी जाए, तो इंडिया में जो इसका रेगुलेशन है वो डीपीडीपी एक्ट 2023 के अंदर होता है, बट इसमें ब्रॉडली बहुत सारे एग्ज़ाम्पशंस दिए गए हैं, जैसे हम लोगों ने अभी सेक्शन 17 की बात करी, और इसमें कुछ भी अभी ये बहुत एक तरह से बोला जाए तो ओपेक है। इसमें अभी स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उसका कहीं न कहीं उसकी कमी दिखाई देती है। तो एक तो एसओपी को यहाँ पे प्रॉपर लाने की ज़रूरत है। इसका कोई सिंगल लॉ नहीं है, राइट? यहाँ पे जो इंटरनल पुलिस की एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स होती हैं, वो ही इसको रेगुलेट करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई प्रॉपर लॉ है इंडिया में। तो इंडिया में अभी हमें इसके लिए एक फ्रेमवर्क लाने की ज़रूरत है। ओके, अब अगर हम लोग इसकी वे फॉरवर्ड की बात करें कि इसमें हम लोग क्या स्टेप्स क्या ले सकते हैं, आगे इसमें क्या इम्पोर्टेंट जो एक तरह से प्रोसीजर्स है जो फॉलो करना चाहिए हमें जब भी हम इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके लिए एक डेडिकेटेड फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लॉ होना चाहिए, जिसमें स्पेसिफिक कंडीशंस बताई गई हों कि आप कौन-सी कंडीशन में ये टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। प्रॉपर ओवरसाइट बॉडीज़ होनी चाहिए, और जो बायोमेट्रिक जो डिटेंशन उसकी भी लिमिट फिक्स होनी चाहिए यहाँ पे, राइट? अब ये जो ओवरसाइट बॉडी है, ये इसको देखेगी, इसको ऑब्जर्व करेगी कि वहाँ पे कुछ मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है टेक्नोलॉजी का। उसके बाद में यहाँ पे मैंडेटरी जुडिशियल वारंट्स होने चाहिए, जब भी आप जैसे हम लोगों ने ईयू की बात करी, यूरोपियन यूनियन की, वहाँ पे आप इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ती है, राइट? तो इंडिया में लेकिन ऐसा है नहीं। तो इंडिया में भी हमें इस तरह की चीज़ें लाने की ज़रूरत है कि प्रॉपर जुडिशियल जो अथॉरिटी है, इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी यहाँ पे बनाने की ज़रूरत है, जो जिससे हम प्रायर परमिशन ले सकें, जब भी हम ये रियल टाइम फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, किसी भी पब्लिक गैदरिंग में। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये सिर्फ़ प्रोटेस्ट ही हो, किसी भी तरह की पब्लिक गैदरिंग में अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में देखो बहुत सारे पब्लिक गैदरिंग्स होती रहती हैं, तो वहाँ पे भी अगर हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, तो प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी।
उसके बाद है हमारा ऑटोमेटेड नॉन मैच पर्सिंग। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, जैसे हम लोगों ने देखा था कि ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर उसका रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटरिंग हो रही है, तो उसका एक टाइम लिमिट फिक्स करो। सपोज करो कि अगर कुछ ऐसे जो फेसेस हैं, सारे फेसेस तो मैच करते नहीं है, जिन जिन फेसेस का डेटा मैच नहीं कर रहा है उनको 24 या 40 आवर्स के अंडर में उनको डिलीट कर दो, बिकॉज उनकी कोई जरूरत नहीं है। जो जो क्रिमिनल्स हैं या जिनके फेसेस मैच हो रहे हैं, उनको उनको छोड़ के जिनके फेसेस मैच नहीं हो रहे हैं, उनको आप जो 24 से 48 घंटे के बीच में डिलीट कर सकते हो, राइट? उसकी ज़रूरत नहीं। उसके बाद है इंडिपेंडेंट टेक्निकल ऑडिट्स। और जो भी जैसे इस तरह की जो एल्गोरिथम्स यूज़ करी जाती हैं फेशियल रिकॉग्निशन, तो ये बायस्ड तो नहीं है, राइट? ये जो जैसे फॉल्स मैच रेट्स इनके कितने हैं, ये जो जो भी डेटा प्रोवाइड कर रही हैं, जो मैच रेट्स इनके हैं, वो सही है कि नहीं है, करेक्ट है, कितने परसेंट करेक्ट है। तो इस इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए भी एक थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए वहाँ पे टाइम टू टाइम। और जिसके बेसिस पे ये तय किया जाए कि ये बाइस्ड ना हो किसी के, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, राइट, चाहे एल्डर्स हो, किसी के भी अगेंस्ट ये बाइस्ड नहीं होनी चाहिए टेक्नोलॉजी। तो ये सब कुछ मेजर्स हैं जो हम इस टेक्नोलॉजी को और फंक्शनल बनाने के लिए या और अच्छे से यूज करने के लिए हम लोग ये ले सकते हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच।